नमस्कार साथियों, चाणक्य हिस्ट्री क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे 12वीं कक्षा का पहला पाठ ईंटें, मनके तथा अस्थियां। दोस्तों, यह पाठ हड़प्पा सभ्यता के विषय में है। हड़प्पा सभ्यता, जिसे आज हम भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं, 1921 से पहले भारत की सबसे पुरानी सभ्यता आर्य सभ्यता को माना जाता था। लेकिन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के साथ, हड़प्पा शहर की खुदाई के साथ ही एक नई सभ्यता अस्तित्व में आई, जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। पूरे विश्व में 4 ऐसी सभ्यताएं हैं जो सबसे पुरानी सभ्यताएं या जिन्हें हम प्राचीनतम सभ्यताएं कह सकते हैं। वे 4 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? मिस्र की सभ्यता यानी नील नदी घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात घाटी की सभ्यता। तीसरी है भारत की सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चीन की सभ्यता, जिसे हवांगो नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये चारों ही सभ्यताएं नदी घाटी सभ्यताएं हैं। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से करेंगे। हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि इसका जो सबसे पहला ज्ञात स्थल था, इसका मतलब है कि जिस स्थल की सबसे पहले खुदाई हुई और जिसके कारण नई सभ्यता का पता चला, वह शहर था हड़प्पा। तो उसके नाम पर ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभ में जितने भी इसके स्थल मिले खुदाई में, वो सिंधु नदी के आसपास स्थित थे। इस कारण से इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा गया। इसका तीसरा नाम है कांस्य युग सभ्यता, यानी इस सभ्यता में कांस्य जो धातु है उसका प्रचुरता से इस्तेमाल किया जाता था। इस कारण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब है इस सभ्यता का कालक्रम कि ये सभ्यता किस समय हुई। अलग अलग विद्वान इसके बारे में अलग अलग तिथि देते हैं। इसका मतलब कि सभी विद्वान एक मत नहीं है कि ये सभ्यता किस काल में फली फूली। हम जो यहाँ पर इसका कालक्रम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार। हम सब जानते हैं कि जो है ना, रेडियो कार्बन नामक एक पदार्थ होता है हड्डियों में, जो मृत्यु के बाद भी हड्डियों में रहता है और समय के साथ साथ उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा कम होती जाती है। तो उस आधार पर वैज्ञानिकों ने जो इसका कालक्रम किया है, वो कि हड़प्पा का जो सबसे प्रारंभिक चरण है वो 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। उसके बाद इसका जो विकसित चरण, यानी जब ये अपने विकास की चरम सीमा पर थी, पीक पर थी, तो वो थी 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक। फिर जिसको हम पोस्ट हड़प्पन पीरियड, उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता का जो पीरियड मानते हैं, वो मानते हैं 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक। यानी इस समय 1200 ईस्वी पूर्व तक आते आते ही ये सभ्यता खत्म हो गई, इसका पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता जो है, यह एक नागरिक सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। इसमें बहुत सारे शहर जो है पाए जाते थे, जो इसके प्रमुख केंद्र भी कहलाते हैं। अब हम इन केंद्रों का, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के विषय में करेंगे। हड़प्पा के जो शहर हैं वो मेनली 2 भागों में बटे हुए थे। ऊपरी भाग, जिसे दुर्ग कहा जाता था, यह अपेक्षाकृत ऊंचाई पर बसा हुआ होता था, और जो दूसरा सामान्य लोगों के लिए होता था उसे लोअर टाउन या निम्न शहर या निचला शहर कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो इसके शहर हैं वो 2 भागों में बटे हुए होते थे। इसमें भी एक अपवाद है। धोलावीरा जो शहर मिला है गुजरात में, वो 3 भागों में बटा हुआ मिला है।
हड़प्पा के बाकी शहर 2 भागों में बटे हुए मिले हैं और धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ मिला है। तो जब हम इसकी विशेषताएं करेंगे तो उसमें हम इसको मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ ही मानेंगे, क्योंकि केवल एक ही शहर ऐसा है, केंद्र ऐसा है जो 3 भागों में बटा हुआ मिला है। इसका जो सबसे पहले ज्ञात स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा नगर जो है वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में ये रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा शहर है। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब जो प्रांत है उसके मांटगोमरी जिला में ये पड़ता है और यह इस सभ्यता का सबसे पुराना केंद्र माना जाता है। सबसे पहले इसी के बारे में जानकारी हुई थी। हड़प्पा का जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है R.B. दयाराम साहनी को। 1921 में उन्होंने इस नगर की खोज की थी। हड़प्पा जो है ये लाहौर से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये एक विशाल नगर था। ये माना जाता है कि ये शायद उस सभ्यता की राजधानी रहा होगा। राजधानी नगर वैसे 2 माने जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा जो था, इस नगर को की जब खुदाई की गई तो ये पाया गया कि ये नगर बहुत सुनियोजित ढंग से बसाया गया था, यानी योजना बनाकर। नगर में जो सड़कें थी, जो घर थे, वो ऐसे ही नहीं बने थे कि जब जिसका मन जहाँ आया वहाँ घर बना लिया, जैसा मर्जी बना लिया। नहीं, एक योजना के अनुसार सारे घर बने हुए थे। पक्की सड़कें, चौड़ी गलियाँ, ये सभी इस नगर की विशेषता। वैसे ये सारी विशेषताएं जो हैं वो पूरे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। सभी नगरों में मुख्यतः हमें इसी प्रकार का पैटर्न मिलता है। जो गलियां और सड़कें हैं बिल्कुल सीधी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण यानी राइट एंगल पर, 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि गलियां और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, सीधी बनी हुई थी। इस नगर की खुदाई में जो सामान मिला है उसमें बर्तन हैं, मूर्तियां हैं, मोहरे हैं, ठीक है, बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं। और इस नगर के चारों तरफ सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई थी, उसके भी चिन्ह जो है वो मिले हैं। ठीक है साथियों, तो ये हड़प्पा के बारे में मुझे लगता है आपका सब समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा नगर अब हम करते हैं जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये सिंध के लरकाना ज़िले में है और सिंधु नदी के किनारे हैं। इसकी जो खोज हुई वो 1922 में हुई थी और राखलदास बनर्जी ने की थी। अब ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इस नगर की खुदाई में ना 7 अलग अलग तरह की मिट्टी की परतें मिली हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये नगर जो है वो बार बार बसा और उजड़ा, तभी अलग अलग तरह की मिट्टी की परतें मिली है। एक तरह की परत का मतलब है कि एक बार ये नगर बसा हुआ था, उसके नीचे जो दूसरी लेयर मिली यानी वो उससे पहले दूसरे ढंग से बसा हुआ था। मतलब 7 बार ये बसा उजड़ा, बार बार बसता रहा, उजड़ता रहा ये नगर। मोहनजोदड़ो की ये एक बड़ा नगर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। हड़प्पा से ये काफ़ी दूर पड़ता है, 483 किलोमीटर दूर था। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो नगर योजना थी वो एक जैसी थी। एक जैसी नगर योजना यानी सड़कें, इनकी गलियाँ, इनके भवन और इनके जो अन्य सार्वजनिक भवन हैं या खुदाई में जो मिला हुआ सामान है वो लगभग एक जैसा है। मोहनजोदड़ो में भी जो है
बहुत सारी चीज़ें खुदाई में मिली है। कपड़े का टुकड़ा मिला है, नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है, एक पुजारी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा मोहरें भी मिली है जो हड़प्पा की खुदाई में भी मिली थी। और ये माना जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही इनके मुख्य केंद्र थे, राजनीति के भी यानी शासन के भी और व्यापार के भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं चन्होदड़ों पर। चन्होदड़ो ये भी वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में है और मोहनजोदड़ो से करीब 160 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज 1930 में हुई और NG मजूमदार ने की। इस चन्होदड़ो नगर में 2 परतें मिली हैं। इसका मतलब है कि ये शहर भी 2 बार बसा उजड़ा। अब चन्होदड़ो नगर प्रसिद्ध किस लिए था? ये माना जाता है कि ये मनके बनाने का, मनके जो मोती मनके होते हैं, उसका एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो उसके बहुत सारे जो निशान हैं यहाँ पर मिले हैं, यानी मनके बनाने के जो सामग्री है वो मिली है। इसके अलावा बाट मिले हैं। बाट यानी जो वेट करने के लिए जो पत्थर यूज़ किए जाते थे, जो इन्होंने बनाए हुए थे वेट करने के लिए, वो बाट यहाँ पर मिले हैं। और संरचना इस नगर की भी वैसी ही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी, यानी ये नगर भी बिल्कुल योजना बनाकर बसाया गया था। यहाँ पर शंख की कटाई के भी चिन्ह मिले हैं, सील मेकिंग के भी चिन्ह मिले हैं। तो इसका मतलब ये उनका एक इंडस्ट्रियल सिटी हम कह सकते हैं, औद्योगिक नगर, जहाँ मनके बनाए जाते थे या शंख से विभिन्न चीज़ें बनाई जाती थी, मोहरे सील बनाई जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो भारत में राजस्थान में स्थित है। 1953 में यहाँ की खुदाई की गई और कालीबंगा के बारे में पता चला। कालीबंगा जो नाम है वो कैसे पड़ा है? काले रंग की चूड़ियाँ, बंगा चूड़ियाँ का कहा जाता है। तो काले रंग की चूड़ियाँ, शायद यहाँ चूड़ियाँ बनाने का काम होता था, तो इस कारण से यहाँ इसका नाम कालीबंगा पड़ा। ये राजस्थान में स्थित है और 1953 में इसकी खुदाई हुई। यह नगर भी योजना बनाकर बसाया गया था और वैसी ही नगर निर्माण योजना हमें इसमें भी मिलती है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या अन्य केंद्रों पर मिलती है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं। वैसे यहाँ कुछ यज्ञ वेदियाँ भी मिली हैं और यहाँ जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। फिर है धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वो शहर है जो 2 भागों में नहीं बटा हुआ था, बल्कि 3 भागों में बटा हुआ था। ये भारत में गुजरात राज्य में स्थित है और भारत में जितने भी हड़प्पा के केंद्र मिले हैं उनमें ये सबसे बड़ा है, विशालतम है। तो भारत में ये हड़प्पा का विशालतम नगर हुआ। यहाँ पर कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं जिनका इस्तेमाल मनकों में छेद, जब मोती बनाए जाते हैं तो मोती में जो है ना, धागे में मोती को पिरोने के लिए उसमें छेद किया जाता है, तो छेद करने वाले उपकरण यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा यहाँ अनेक तालाबों के चिन्ह भी मिले हैं, जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो यानी यहाँ पर तालाब बनाए गए। हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना पानी की कमी रहती हो या वर्षा का जो पानी है उसको इकट्ठा किया जाता हो इन तालाबों में और जिसका बाद में कृषि में इस्तेमाल किया जाता हो। तो इस तरह से ये धोलावीरा नगर। फिर है बनावली। बनावली जो है ये हरियाणा में स्थित है। 1973 में इसकी खोज हुई और जो यहाँ पर भी हमें उसी तरह की संरचना देखने को मिली है नगर योजना की, जैसे कि बाकी अन्य केंद्रों में। तो यहाँ से जो खुदाई में मिला है सामान, उसमें एक मुख्य सामान ये भी है कि यहाँ पर हल का और बैलगाड़ी का जो प्रतिरूप है, यानी खिलौने मिले हैं। तो खिलौने दोस्तों वही बनाए जाते हैं जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो हल का यूज़ होता था, इसका मतलब है कृषि में, और बैलगाड़ी
गाड़ी का इस्तेमाल वो करते थे, यानी बैलगाड़ी बनाना वो जानते थे। और बैलगाड़ी में जो मेनली मुख्यतः अनाज जो है वो रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। तो ये इसके मुख्य केंद्र है। इसके अलावा कुछ अन्य केंद्र भी हैं। आलमगीरपुर, ये मेरठ ज़िले के पास, मेरठ ज़िले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। मिताथल है, ये हरियाणा में पड़ता है। और राखीगढ़ी भी है जो हरियाणा में ही एक प्रसिद्ध इसका केंद्र मिला है, और जहाँ पिछले दिनों भी काफ़ी कुछ सामान मिला, कुछ ऐसे कंकाल मिले जो बहुत प्राचीन कंकाल वहाँ पर मिले हैं। और हम सब जानते हैं कि यूनेस्को ने उसको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज अनाउंस किया है, और वहाँ पर काफ़ी रिसर्च कार्य चल रहा है। इसके अलावा बालाकोट, रंगपुर, कोटला निहंखा, ये अन्य केंद्र है। तो अब हम इसका विस्तार करते हैं कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, इसके लगभग 1000 से ज़्यादा केंद्र मिल चुके हैं खुदाई में। तो इससे ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, ये कोई छोटे जगह में फैली हुई सभ्यता नहीं थी। आरंभ में तो ये लगा था कि ये सिंधु नदी के आसपास के ही इसके केंद्र हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे खुदाई कार्य बढ़ता गया, खोज कार्य बढ़ता गया, तो सिंधु नदी से दूर के क्षेत्रों में भी इसके काफ़ी केंद्र मिले हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी, ये पश्चिम में, वेस्ट में बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान, वहाँ से लेकर पूर्व में अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले तक फैली हुई थी। और अगर हम उत्तर में देखें तो उत्तर में मांडा है जो जम्मू के पास है, तो मांडा से लेकर, और दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद है जगह का नाम, तो वहाँ तक इसके केंद्र मिले हैं। तो ये एक काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई सभ्यता थी। हम इसका अगर आकलन करें किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, तो 1,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता थी।